नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है नोएडा की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र एक कंपनी पर पड़ती है। कंपनी के अकाउंट में पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ पैसे आ रहे थे। ये पैसे हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में थे। महज कुछ दिनों में ही इस कंपनी के खाते में 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा आ चुके थे। ईडी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि किसी कंपनी के खाते में अचानक से करोड़ों रुपए कैसे आ रहे हैं। बस इसी बात को बिहाफ में रखते हुए 28 मार्च को नोएडा के सेक्टर 105 में बनी हुई एक आलीशान कोठी पर रेड मारी जाती है। ये कोठी एक डॉक्टर की होती है। डॉक्टर खुद यहाँ नहीं रहते थे। अब डॉक्टर हैं, लाखों करोड़ों में आमदनी होती है, कई कई मकान लेकर रख लेते हैं और उनको रेंट पर चढ़ा देते हैं। इस केस में भी ऐसा ही था। डॉक्टर तो दिल्ली में रहते थे। नोएडा में ली हुई कोठी में एक दिन एक कपल आते हैं डॉक्टर के पास। रेंट अच्छा मिल रहा था, इसलिए डॉक्टर इन कपल्स को कोठी किराए पर दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी कोठी का इस तरह से उपयोग किया जाएगा। अगर उनको मालूम होता तो शायद वो अपनी कोठी इन लोगों को कभी भी किराए पर नहीं देते। इस कपल ने 4 साल पहले डॉक्टर से कोठी किराए पर ली थी। दोनों पति पत्नी देखने में भले मानस लगते थे। आस पड़ोस के लोगों से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे। बड़ी अजीब बात थी, ये कपल्स आस पड़ोस के किसी भी आदमी से बात नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती थी जो कि सामान्य नहीं लगती थी। रात के समय कोठी में बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ आती थी और गाड़ियों में काली फिल्म लगी होती थी। अक्सर उन गाड़ियों से लड़कियों को निकलते हुए देखा जाता था और सुबह होने से पहले ही उन लड़कियों को वापस उनके घर छोड़ दिया जाता था। और लड़कियां भी कोई साधारण लड़कियां नहीं होती थी, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉडल लगने वाली लड़कियां, या यूं कहिए कि वो लड़कियां हॉलीवुड की फ़िल्म एक्ट्रेस से कम नहीं होती थी। आसपास रहने वाले लोग बड़े अचंभे से इस कोठी की तरफ देखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ पर रहने वाले दंपति से कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि वो लोग अक्सर लोगों से कम ही मिलते थे। जब ईडी की टीम ने इस कोठी में रेड मारी तो पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले दंपति इस कोठी में एडल्ट कंटेंट बनाते थे। रात में जो मॉडल लड़कियाँ आती थी वो कोठी के फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए स्टूडियो में जाती थी और वहाँ पर अडल्ट फिल्में बनाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 105 में कोठी नंबर C234 में ईडी की छापेमारी के दौरान काफ़ी कुछ आपत्तिजनक मिलता है। 3 मंजिला कोठी बनी हुई थी। कोठी की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। इस हॉल में हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हुए थे, लाइट का बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया गया था और बहुत लग्जीरियस बेड लगे हुए थे और इन्हीं बेड पर मॉडल अडल्ट फिल्मों की शूटिंग करती थी। इस कोठी में रहने वाले पति पत्नी ने एक कंपनी खोली हुई थी जिसका नाम था सब डिज्नी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की आड़ में ये लोग एडल्ट फिल्में बनाते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके ऊपर शक तब हुआ जब उनके बैंक अकाउंट में साइप्रस की एक कंपनी जिसका नाम टेक्नीशियन लिमिटेड होता है उससे करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र होता है। अपनी आयकर रिटर्न में ये पति पत्नी साइप्रस से आए हुए पैसों को विज्ञापन, मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोलिंग से मिली हुई पेमेंट को दिखाते थे। बस यहीं से ईडी को इन लोगों पर शक होने लगता है कि क्या पब्लिक ओपिनियन या मार्केट रिसर्च के नाम पर कोई कंपनी इन लोगों को करोड़ों रुपया दे सकती है। दरअसल साइप्रस की वो कंपनी जिनसे इनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र होते थे, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये कंपनी एक्स हैमस्टर और स्ट्रिप चैट नामक एडल्ट पॉर्न साइट पर एडल्ट कंटेंट की लाइव स्ट्रीमिंग करने का काम करती है। यानी कि इस कंपनी का काम है, ये ऐसे कंटेंट तैयार करते हैं जिसमें लड़कियां लाइव आकर अश्लील हरकतें करती थी। यानी कि लड़कियां लाइव आती थी और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती और फिर पुरुषों के साथ गलत कार्य करते हुए अपनी लाइव वीडियो लोगों को दिखाती थी। ये कंपनी जो साइप्रस बेस्ड होती है, ये इसी तरह के कंटेंट तैयार करके पैसे कमाती थी और उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रखती थी और बाकी का पैसा नोएडा की इस कोठी में रहने वाले कपल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था।
सबसे पहले तो ईडी ने साइप्रस की कंपनी के बारे में छानबीन करनी शुरू की तो पता चलता है कि वो कंपनी पोर्न वेबसाइट पर अश्लील कंटेंट डालकर पैसे कमाने का काम करती है। जब इस कंपनी के साथ नोएडा के दंपति के लिंक मिलने शुरू हुए तो उसके बाद नोएडा की कोठी पर रेड की गई। नोएडा में रहने वाले दंपति ने अपनी कंपनी के नाम पर अलग अलग बैंक खाते बनाए हुए थे और उन खातों में 15.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। पति पत्नी का नीदरलैंड में भी एक बैंक अकाउंट मिलता है और इस बैंक अकाउंट में साइप्रस की कंपनी ने लगभग 7 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया था। नोएडा के दंपति ने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बनाया हुआ था जिसकी मदद से वो नीदरलैंड में अपने खाते में आए हुए पैसों को भारत में रहकर ही निकाल लेते थे। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ती है तो कई बातों का खुलासा होता है। नोएडा में रहने वाले दंपति जिनकी कमाई उनको अडल्ट कंटेंट से होती थी वो उस कमाई का तकरीबन 75% हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी 25% हिस्सा मॉडल्स को देते थे, उनके खाने पीने पर खर्च करते थे, उनको लाने ले जाने पर और उनको महंगे गिफ्ट देने पर खर्च करते थे। उज्ज्वल किशोर और नीलू नाम के कपल्स ने एक आईटी कंपनी बनाई हुई थी। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 में है। जिन लोगों को आरोपी बनाया जाता है उनमें से एक आरोपी पहले रूस में एडल्ट लाइव स्ट्रीमिंग के बिजनेस से जुड़ा हुआ था। अब उनको पता था कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे की जाती है और इसमें कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। अब वीडियो कंटेंट की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे इकट्ठे करने हैं और ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना था, इसके लिए इन्होंने साइप्रस की कंपनी को चुना। अब ये साइप्रस की कंपनी कंटेंट पोर्न वेबसाइट पर पोस्ट करती थी। नोएडा के रहने वाले दंपति अपने बनाए हुए कंटेंट डायरेक्ट पोर्न साइट पर खुद पोस्ट नहीं करते थे। ऐसा करने के पीछे इसके 2 कारण थे। एक तो डायरेक्ट वीडियो पोस्ट करने पर ये पुलिस की पकड़ में जल्दी आ जाते, दूसरा इनको इतनी ज़्यादा व्यूज़ मिलने की गारंटी नहीं होती थी, इसलिए इन्होंने साइप्रस की कंपनी को चुना। इनके द्वारा बनाए हुए कंटेंट साइप्रस की कंपनी पोस्ट करती थी। दरअसल साइप्रस की कंपनी भी आईटी फील्ड से जुड़ी हुई है और ये कंपनी अलग अलग मॉडल से शूट किए हुए अडल्ट कंटेंट पोर्न वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग करने का काम करती है। नोएडा की कोठी में इतना गंदा काम हो रहा था लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोगों को इसकी भनक तक भी नहीं पड़ती क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर रात में ही हलचल होती थी। दिन में कोठी अक्सर बंद रहती थी, ना कोई आता था ना कोई जाता था और कोठी में रहने वाले लोग आसपास के लोगों से कभी भी बातचीत नहीं करते थे। सिर्फ रात को ही यहाँ पर लड़कियाँ आती थी और ताज्जुब की बात तो ये थी कि इतने साल कोठी में रहने के बावजूद भी पति पत्नी ने अपने आस पड़ोस में कभी किसी से कभी भी बात नहीं की थी। अभी ईडी के लिए इन लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था जो कि अंधेरे में यहाँ पर आती थी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स तो रखे हुए थे लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर बैठते थे वो हर आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करते थे, उनके नाम लिखते थे। लेकिन ये नंबर सिर्फ उन गाड़ियों के नोट किए जाते थे जो कि टैक्सी होती थी। जो प्राइवेट गाड़ियाँ इन सोसाइटी में आती थी उनके नंबर नोट नहीं किए जाते थे, ये इनका रूल था और ना ही उस गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोगों से कोई पूछताछ की जाती थी। दूसरा, आसपास के लोगों को अगर उन लड़कियों की पहचान करने के लिए कहा भी जाए तो वो पहचान भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो गाड़ियाँ अभी यहाँ पर रात के अंधेरे में आती थी उन गाड़ियों पर अक्सर काली फिल्म लगी होती थी। अब सारा राज सिर्फ वो पति पत्नी ही खोल सकते थे जो कि इस कोठी में रहते थे। उनसे जब थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से वो मॉडल्स को इस गंदे काम के लिए तैयार करते थे। उन्होंने फेसबुक पर chato.com नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई थी जहाँ पर कि लड़कियों को मॉडलिंग करने के लिए एडिशन देने के लिए बुलाया जाता था। उन लड़कियों को हर महीने 1 से 2 लाख रुपया कमाने का लालच दिया जाता। जब वो लड़कियां पति पत्नी के पास पहुंचती थी तो उनको कन्विंस करवाया जाता था एडल्ट कंटेंट बनाने के लिए। एडल्ट कंटेंट बनाने के लिए ज़्यादातर लड़कियां इस काम के लिए तैयार नहीं होती थी
लेकिन फिर ये लोग उनको समझाते थे कि उनकी वीडियोस को इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा बल्कि इंडिया से बाहर ही दिखाया जाएगा, और इस तरह से अपनी बातों में लगाकर वो लड़कियों को इस काम के लिए तैयार कर लेते थे। कंटेंट भी अलग अलग तरीके से शूट किए जाते थे। जितना ज़्यादा अडल्ट टास्क उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते थे। मॉडल को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लोगों से बातचीत भी करनी होती थी। सबसे पहले तो जो लड़की सामने आती थी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आती थी और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़े खोलने शुरू कर देती थी। लाइव स्ट्रीम की जाने वाली ये लड़की पहले 30 सेकंड तक तो जो अपना कंटेंट है वो फ्री में दिखाती थी, और उसके बाद हर मिनट वीडियो को देखने के लिए टोकन लेना पड़ता था। इसके लिए भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई थी, जैसे कि जनरल, प्राइवेट और एक्सक्लूसिव कैटेगरी। सबसे पहले तो कोई भी मॉडल जनरल कैटेगरी में वीडियो में आती थी। यहाँ से वो जो उसको ऑनलाइन देख रहा होता उस कस्टमर को प्राइवेट वीडियो चैट में आने के लिए तैयार करती। जनरल कैटेगरी में उन्होंने अपना चेहरा छुपाया ही होता था। सिर्फ थोड़ी सी फ्री स्ट्रीमिंग करने के बाद वो कस्टमर को प्राइवेट वीडियो चैट में आने के लिए टोकन की डिमांड करने लगती। इनको देखने वाले कस्टमर टोकन लेकर प्राइवेट चैट में आते, जहाँ से कि वो लड़की इनको एक्सक्लूसिव चैट रूम में आने के लिए कहती थी, क्योंकि एक्सक्लूसिव चैट रूम में वो धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देती थी और न्यूड हो जाती थी। और इन अलग अलग कैटेगरीज़ के चैट रूम की फ़ीस जो थी वो भी अलग अलग थी। जनरल वीडियो चैट रूम में 1 मिनट स्ट्रीमिंग की कीमत 8 टोकन, प्राइवेट में 20 और एक्सक्लूसिव में 40 टोकन होती थी। हर मिनट के हिसाब से डिमांड की जाती थी। अब अगर कोई इनके जाल में फंस जाता और उनके कंटेंट न्यूड देखना चाहता, टोकन लेने पड़ते। कस्टमर को सिर्फ टोकन लेने से ही ये लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे, क्योंकि टोकन का रेट तो फिक्स था, 1 मिनट का बताया जाता था। लेकिन ये लोग अडल्ट वीडियो देखने के लिए टाइमिंग भी सेट करते थे, यानी कि टोकन का रेट तो फिक्स था लेकिन वीडियो को कम से कम 8 मिनट देखना ज़रूरी था। और ये टाइमिंग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग थी। जैसे कि जनरल कैटेगरी में कम से कम 8 मिनट तक मॉडल को देखना ज़रूरी था, और इस हिसाब से 64 टोकन लेने पड़ेंगे, जिनकी कीमत तकरीबन 788 रुपये हो जाएगी। और अगर वो मॉडल को एक्सक्लूसिव चैट रूम में देखना चाहता, यानी कि पूरी तरह से नग्न अवस्था में देखना चाहता था, तो उसके लिए उसको कम से कम 1 घंटे के टोकन लेने पड़ते थे। और इस तरह से 1 घंटे के कस्टमर को तकरीबन 6000 रुपये के करीब खर्च करने पड़ते थे। ये पेमेंट ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से की जाती थी। हर वीडियो को एक साथ हज़ारों लोग देख रहे होते थे, और इस तरह से उस मॉडल की वीडियो की जो कमाई है वो लाखों रुपए में होती थी। यानी कि सिर्फ थोड़ी देर ही इस वीडियो को देखने के बदले में कंपनी जो है वो 5 लाख रुपया तक कमा लेती थी, और उस कमाई का 30% हिस्सा साइप्रस वाली कंपनी अपने पास रखती थी। बाकी 70% हिस्सा नोएडा के इस दंपति को भेज दिया जाता था। और फिर उन कंपनियों को हिस्सा देने के बाद दिल्ली के दंपति अपने अकाउंट में आईटी सर्विसेज और पब्लिक रिलेशन जैसे कामों के बदले में रुपए ट्रांसफ़र करवा लेते थे। इस तरह कंपनी के रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस दिया गया था वो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 का था, लेकिन ये कंपनी का काम नोएडा के सेक्टर 105 में चल रहा था। कोठी के बाहर जो कार खड़ी थी, जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो उसके बारे में पता चलता है कि ये कार डीसी वेंचर्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी कि ये कंपनी अलग अलग एड्रेस इस्तेमाल करके अडल्ट कंटेंट बना रही थी। अब अलग अलग एड्रेस इसलिए लिए जा रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके, लेकिन ये लोग ईडी की रडार पर आ जाते हैं और इस तरह से इनके काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाता है। अब इनके पास जितना भी पैसा होता है उनको ईडी बरामद कर लेती है। इनके घर से तकरीबन 8 लाख रुपया कैश मिलता है। इन कंपनीज़ के बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि गलत काम करके बचना मुश्किल है। एक ना एक दिन आदमी पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। इन लोगों के केस में भी ऐसा ही होता है। ये लोग गलत काम करने में लगे हुए थे। इतने सालों में इन्होंने जितना भी पैसा कमाया वो सारा पैसा ईडी जब्त कर लेती है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।